साथियों, मैं एसआई विशाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। थंबनेल तो आपने देखा ही होगा कि मैं किस विषय पे बात करने वाला हूं, फिर भी मैं बताऊंगा। आज का जो वीडियो है हमारा, बेसिकली इस समय जो उत्तर प्रदेश की सबसे ट्रेंडिंग वैकेंसी चल रही है यूपी होमगार्ड की, जो 45,000 करीब पद आए हैं, तो उससे संबंधित है। मेरे कुछ कलीग्स हैं, कुछ मेरे साथी हैं, जो कुछ मेरे साथ में काम करने वाले हैं, गार्ड हैं, मैं उनसे बात भी किया हूं इस विषय पे। तो आज का जो वीडियो है ये बेसिकली जो गार्ड है, जो होमगार्ड हैं, उनका काम क्या होता है, उनकी सैलरी क्या होती है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इस विषय में एक छोटा सा वीडियो है, मुझे लग रहा है 8-10 मिनट में सारा कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि होमगार्ड का फॉर्म किसे भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, फ़ायदे क्या हैं। कहने में एक पद है जो लोगों की नज़र में लगता होगा बड़ा छोटा सा है, और जब मैं उसके फ़ायदे बताऊंगा तो आपको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका विज़न क्लियर होगा कि ये फॉर्म किसी को क्यों भरना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन मैं उन सभी से फॉर्म भरने के लिए कहूँगा जो बाहर जाके 28-30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं उनको जब इसके फ़ायदे बताऊँगा तो उनको खुद लगेगा। चलिए, मैं सबसे पहले जो होमगार्ड है, जो उसका ड्यूटी आवर्स क्या है, कार्य क्या होते हैं थाना स्तर पे या जनपद स्तर पे, तो उनमें से कुछ के विषय में मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा। तो जो होमगार्ड है उनका एक कार्यशैली जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उससे काफ़ी मैच करती है, या उनका जो काम होता है, एक सिपाही का जो काम होता है उससे काफ़ी मैच करते हैं काम, पुलिस विभाग में बात करूं तो अगर एक होमगार्ड है उनके काम की बात करूं जो थाना स्तर पे है उनके, तो वो है बैंक ड्यूटी। मतलब थाने से जब भी ज़रूरत पड़ती है बैंक में किसी सिपाही या गार्ड की ड्यूटी लगाने के लिए, तो होमगार्ड वहाँ पे अपनी ड्यूटी करता है। 8 घंटे का ड्यूटी आवर्स होता है। तो ड्यूटी है, बैंक ड्यूटी हो गई, पिकेट ड्यूटी हो गई, ट्रैफिक में भी ड्यूटी हो गई, तहसील की सुरक्षा में ड्यूटी हो गई, डीएम है, एसडीएम है, जो भी है उच्चाधिकारी, उनके आवास पे ड्यूटी होती है सुरक्षा में। और थाना स्तर पे पोस्टमार्टम जो होते हैं उनमें भी ड्यूटी लगती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, या मैं यूँ कहूँ कि 8 घंटे में जो भी सुरक्षा से संबंधित ड्यूटियाँ होती हैं वो होमगार्ड से कराई जाती हैं। उसमें होमगार्ड और सिपाही दरोगा सब मिल कर ड्यूटी करते हैं। तो वहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं होता है कि आपका काम कैसे करना है या क्या करना है। सब लोग की एक टीम होती है। जो होमगार्ड होता है उसकी एक, समझ लो कि सब इंस्पेक्टर हो, जैसे हम लोग हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरा काम क्या है, पोस्टमार्टम, जैसे मान लो कहीं किसी का करना है, पोस्टमार्टम भरना है, तो मैं पंचायतनामा जो है भरता हूँ। सब इंस्पेक्टर का काम है पंचायतनामा भरना। सिपाही का काम है बॉडी की सुरक्षा करना। होमगार्ड का काम क्या है कि सिपाही के साथ में सहयोग करके उस बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस तक पहुँचाना। ये मैं एक काम की बात कर रहा हूँ। दूसरा अगर बात करूँ होमगार्ड का काम, तो सिपाही अगर पिकेट ड्यूटी कर रहा है, पिकेट क्या होती है सबसे पहले जाने। पिकेट एक पॉइंट होता है, पॉइंट पे जब पुलिस मौजूद रह के, एक छोटी सी अगर बात करें, कस्बा है, कस्बे का एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, वहाँ पे जैसे मान लिया सराफा मार्केट हो गई, या बड़ा कस्बा है तो वहाँ काफ़ी दुकानें होती हैं जो बड़ी काफ़ी कीमती सामान रखते हैं। तो वहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी टप्पेबाज या कोई शरारती तत्व तो कोई ऐसा काम करके अगर भागने लगे, तो हम लोग तत्काल वहाँ जो पिकेट पे मौजूद ड्यूटी होती है उनको सूचना देते हैं और वहाँ पे उसको रुकाते हैं। तो पिकेट में ट्रैफिक का भी कंट्रोल किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगा। तहसील सुरक्षा में भी ड्यूटी लगती है, डीएम साहब की आवास पे भी ड्यूटी लगती है।
तो कुल मिला के अपनी 8-10 घंटे की 8 घंटे की नौकरी है। किसी को क्यों करनी चाहिए? अगर आप बाहर गुजरात रह के, बॉम्बे रह के 40,000 35,000 की नौकरी कर रहे हैं तो होमगार्ड में आप 30-32,000 रुपये आपको आराम से मिलेगा वेतन। 8 घंटे की नौकरी है, उसके साथ में आपको आपके जनपद में, आपको आपके थाने में कई बार नौकरी करने का अवसर मिलता है। जनपद में तो आप रहेंगे ही। जैसे मान लो मैं उन्नाव जनपद का हूँ, अगर यहाँ से किसी ने फॉर्म भरा है तो उसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो उन्नाव से ही होगा। उनका जो पोस्टिंग होगी वो उन्नाव में ही होगी। कई बार उनको अपने थाने पे भी काम करने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि 8 घंटे नौकरी करने के बाद अगर आप 30-32 हज़ार रुपये गांव देहात क्षेत्र में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, और एक नॉर्मल फैमिली के लिए पर्याप्त है, साथ में आपकी 2-4-5 बीघे 10 बीघे ज़मीन भी है, तो आप वहाँ अपना खेती कर सकते हैं, छोटा मोटा आप व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं यहाँ पे। 8 घंटे के बाद आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ गए हैं, आप कैसे क्या काम कर रहे हैं। और एक और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि अगर आप 3 साल की होमगार्ड की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो आप यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल है, दरोगा है, उसका जब भी फॉर्म भरते हैं तो कट ऑफ अलग जाती है। मान लो यूपी कांस्टेबल आज आपने जो 45,000 पद हैं उसमें आपने फॉर्म भरा और आपने सिलेक्शन ले लिया, तो 3 साल सर्विस जब आप होमगार्ड की पूरी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो यूपी कांस्टेबल का आपने फॉर्म भरा तो आपके साथ जो है एक जनरल कैंडिडेट के जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। यानी जो होमगार्ड होता है उसका एक कट ऑफ अलग ही जाता है। तो अगर आप इसको जो 3 साल 4 साल की नौकरी अग्निवीर जैसी मान के चलें, तो 3 साल 4 साल आपने मान लिया गार्ड की नौकरी कर ली, 30-32 हज़ार रुपये भी मिल रहा है, आप 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, साथ में आप बैंक में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप वहाँ रिलैक्स रहेगा। 8 घंटे बाद आप घर पे आइए, अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपको वहाँ से मान लिया 3 साल आप सर्विस कर लिए, सिपाही की वैकेंसी आई तो आपको एज में भी छूट मिलेगा, प्लस आपको जनरल कैंडिडेट जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा, आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है सबसे बड़ा। अपने थाना में रह के अगर 30,000-32,000 रुपये की नौकरी करने को मिले, पुलिस के टच में रहने को मिले और अधिकारियों के टच में रहने को मिले, परिवार आपका सुरक्षित है, तो मुझे लगता है कि शायद ये एक अच्छी नौकरी है। आप बेरोजगार हैं, उससे बेटर है कि आप कहीं किसी सिलेक्शन लेके आप नौकरी करें। तो चलिए, मैं 45,000 जो पद आए हैं इसमें थोड़ा सा भर्ती प्रक्रिया क्या है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और एज क्या है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो जो इस समय वैकेंसी चल रही है उसमें आयु निर्धारण 18 से 30 वर्ष मांगा जा रहा है और कैटेगरी में आपको छूट मिलेगी। अप्लाई सिर्फ वही लड़का कर सकता है जो यूपी में रहने वाला है। और जैसे मान लिया आप, मेरा नाम है मान लो विशाल वाजपेयी और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव का रहने वाला हूँ, तो मैं अगर अपने लिए फॉर्म भरूंगा तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद मैं उन्नाव को ही सिलेक्ट करूंगा। ये नहीं है कि मैं उन्नाव भी सिलेक्ट करूं, रायबरेली भी सिलेक्ट करूं, इलाहाबाद भी सिलेक्ट करूं, तो वो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, ऐसा मुझे अभी जानकारी है। तो आप जिस जनपद के रहने वाले हैं आप अपने जनपद से अप्लाई करिए। अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको कैटेगरी में एज में छूट भी मिलेगी, आपकी कटाव में भी छूट मिलेगी। तो 45,000 जो पद हैं ये अभी जनपद वाइज जो है सबसे डेटा मांगा गया है कि किस में कहाँ पे कितने पद खाली हैं, महिलाओं पुरुषों के अलग अलग। तो इन 45,000 को वहाँ को जो है डिवाइड किया जाएगा। 45,000 जो पद हैं उनको वहाँ पे प्रत्येक जनपद वाइज डिवाइड किया जाएगा। पात्रता मैंने बता दी है, 18 से 30 वर्ष है और इसके लिए जो है मेंटली, फिजिकली और मेडिकली फिट होना पड़ेगा आपको, यानी फिट होना चाहिए आप। मतलब जितनी भी अर्हताएं एक सिपाही के लिए हैं वही सारी चीज़ें गार्ड के लिए भी हैं। और आपका कहीं किसी भी थाना क्षेत्र में कोई विवाद ना हो, किसी थाने पे आपका कोई मुकदमा ना हो,
आप किसी भी सर्विस से रिमूव फ्रॉम सर्विस ना किए गए हों वो अभी पूर्व में। मान लो आप कहीं पैरामिलिट्री में कर रहे हो या किसी विभाग में अगर नौकरी कर रहे हो, किसी कारणवश अगर आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और 18 से 30 एज हो गई, साथ में जो कैटेगरी है उनको छूट भी मिलेगी। ड्यूटी भत्ता भी मिलता है, जो जैसे आप बाहर ड्यूटी की 8 घंटे की ड्यूटी है और आपको मान लिया आप मेरे जनपद में किसी एक थाने पे पोस्टेड हैं और आपको कोई कागज़ लेके भेज दिए हैं झांसी चले जाओ, तो आपको जो यहाँ का बाहर का आप जो ड्यूटी गए हैं आपको प्रॉपर उसका भत्ता भी मिलता है। और इस वाली जो वैकेंसी 45,000 आई है, तो आप सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ये है कि आप 18 से 30 वर्ष के अगर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें वेटेज मिलेगा। अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर बी सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर, और अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और ये नंबर आपकी मेरिट में ऐड होते हैं। अगर आपके पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यानी अगर आप एनसीसी किए हैं और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 4 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है एनसीसी तो बहुत लोग नहीं किए होंगे, लेकिन 4 व्हीलर का लाइसेंस जो है काफ़ी लोगों के पास होगा, तो आप 1 नंबर समझ लो एक्स्ट्रा है। और सिलेक्शन जब आपका होगा तो आपका रिटन बेस होगा। 100 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे का पेपर होता है, और पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा, सामान्य ज्ञान का ही पेपर होगा। सामान्य ज्ञान का पेपर जो होगा वो डिसाइड किया जाएगा, भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा कि कहाँ से पेपर बनेगा, किस प्रकार का, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल होगा। ये सारी चीज़ें अभी कोई ओपन हो के नहीं आई हैं। और मैं इतना जान रहा हूँ कि अभी ये नवंबर चल रहा है 2025, 2027 में इलेक्शन है, तो 2026 में ही आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे जो भी इसका फॉर्म भरेगा। तो लिखित परीक्षा 100 नंबर की प्लस एनसीसी प्लस ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब को जोड़ने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट में सिलेक्शन जो बाकी पदों में एक रो मार्किंग वाला रहता है कि जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर में 80 नंबर 2 लड़कों के बराबर आए हैं, तो सिलेक्शन उसका होगा जिसकी एज ज़्यादा होगी। जैसे 2 लड़कों के 80 नंबर है बराबर, और फिर उसमें देखा जाएगा कि किसको सिलेक्शन देना है, तो जो सीनियर होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। इन केस अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो फिर हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका नाम लिखा है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में, उसको देखा जाता है कि अगर अल्फ़ाबेट में जिसका नाम ए से है उसको पहले नंबर मिलेगा, जिसका आर से है उसको बाद में मिलेगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल जो है वो डीएम साहब द्वारा जो आपके जनपद है वहाँ पे एक टीम गठित की जाएगी और वहाँ पे आपका डीवी और फिजिकल होगा। फिजिकल की बात करें अगर, तो फिजिकल में जो जनरल ओबीसी और एससी जो मेल हैं उनकी हाइट है 168 सेंटीमीटर। जो यूपी पुलिस में हर पद पे यानी सिपाही और दरोगा का जो पद है उसमें 168 ही हाइट मांगी जाती है, यानी इसमें जो फिजिकल का वो क्राइटेरिया है वो सेम है। अगर एसटी से है कोई, एसटी कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता है तो उसकी 160 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं मेल में। फीमेल की अगर बात करें हाइट की, तो अगर जनरल ओबीसी और एससी से है तो 152 सेंटीमीटर, और अगर एसटी से है तो 147 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए जो चेस्ट है वो जनरल ओबीसी और एससी में
79 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसका फुलाव होना चाहिए, जो यूपी पुलिस की सिपाही और दरोगा में होता है पहले से। उसके बाद एससी, अगर उसकी एसटी की बात करें तो एसटी को कुछ छूट मिलती है चेस्ट में, 77 और 82। 77 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें एक फिज़िकल में महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा रखा गया है कि वो जनरल से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो या एसटी किसी से भी बिलोंग करती हो, उसका एक मिनिमम 40 किलो वज़न होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा है। उसके साथ फ़िज़िकल की अगर बात करें तो फ़िज़िकल में सब इंस्पेक्टर का जो फ़िज़िकल क्राइटेरिया होता है, सेम क्राइटेरिया इसमें होमगार्ड के भी पद में रखा गया है। यानी 4800 मीटर की रनिंग जो है 28 मिनट में पुरुषों के लिए और 2400 मीटर की रनिंग महिलाओं के लिए 16 मिनट में। ये क्वालिफाइंग है सिर्फ, मतलब इसका कोई नंबर नहीं जुड़ता है। कट ऑफ आपकी जो 100 नंबर का पेपर है उसी में से ही बनेगी। तो इसका सबसे पहले प्रोसेस क्या है, आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद आप फिज़िकल आपका होगा, फिज़िकल के बाद मेरिट बनेगी। एनसीसी और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके नंबर ऐड किए जाएंगे, फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट बनने के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। अच्छा, मेडिकल में क्या चीज़ होती है? मेडिकल में जो बेसिक यूपी पुलिस का मेडिकल होता है सेम मेडिकल है। जो हमने एक अपने वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि सब इंस्पेक्टर का जो मेडिकल होता है, मेडिकल में आपका नौकनी, जो पैर होते हैं, घुटने होते हैं, ये उसका टेस्ट होता है। बोलेक्स, पैर जो धनुषाकार के होते हैं, घूमे हुए होते हैं, वो होता है। फ्लैट फिट चेक होता है। वेरिकोज वेंस चेक होते हैं, जो उभरी हुए नसें होती हैं पैर में, उसको चेक किया जाता है। आई साइट इम्पॉर्टेंट है, आई साइट चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। और हियरिंग एबिलिटी या कान की जो श्रवण क्षमता है वो चेक की जाती है। तो कुल मिला के बड़ा आसान सा मेडिकल है, बड़ा आसान सा सिलेक्शन प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। 30-32 हज़ार रुपये आपको आपके थाने क्षेत्र में मिल रहा है नौकरी करके, तो ये एक, देखो, नौकरी छोटी है या बड़ी, ये हमारे मन से आता है। मतलब हम लोग उसको खुद बना देते हैं छोटी या बड़ी। मैं आपको मिलाऊंगा कुछ भी, मैं अभी फ़िलहाल तो मैं छुट्टी पे हूँ, एक आध दिन में मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। एक हमारे साथ का ही होमगार्ड है, क्या पर्सनैलिटी है आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई जो पद है वो हमारे अंदर से आता है। वर्दी, क्या गजब की वर्दी वो पहनता है। और मतलब अगर ऐसे सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप कहोगे ही नहीं कि ये गार्ड है। रीज़न है कि आपको 30,000 रुपया मिल रहा है तो आप उसको किस प्रकार से खर्चा करते हैं, आप अपने ऊपर कितना लगा रहे हैं। मतलब आपको विभाग में दरोगा भी ऐसे ऐसे मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि भाई ये कौन है, मतलब उनका लेवल क्या है। ना ढंग से वर्दी पहनना है, ना तो मतलब जो नौकरी होती है वो हमारे ऊपर होती है कि हम उसको कैसे रखते हैं। छोटा बड़ा पद कुछ नहीं भाई, आप विभाग में ही तो काम कर रहे हैं ना। डिप्टी एसपी का काम अलग है, दरोगा का काम अलग है, सिपाही का काम अलग है, कप्तान साहब का काम अलग है, उसी प्रकार गार्ड का काम अलग है। तो उसी काम के लिए अगर आपको 30-32 हज़ार रुपये आपके थाना क्षेत्र में मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि बुरा काम है कोई। एक अच्छा अवसर है आपके लिए। 45,000 पद बहुत बढ़िया मौका है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप कोई भी फंक्शन आपके गांव में हो, घर में हो, आप आराम से अटेंड कर रहे हैं। 8 घंटे बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन आपको कोई दिक्कत हो रही है आप थाने पे फ़ोन करके बता दे रहे हैं कि सर हमको आज काम है, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा लेट लपेट भी चल जाता है। तो मतलब
इतना मन में ये चीज़ मत लेके चलो कि यार मैं गार्ड का फॉर्म क्यों भरूं। आप आओ, विभाग में आओ, एक बार करके देखो, 2 महीने 3 महीने नौकरी, बढ़िया पद है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं क्या बोलूं, मतलब बड़ी सारी चीज़ें हैं बोलने की। लोग मतलब हम लोग हमेशा पता एसडीएम बनना चाहते हैं, हम लोग हमेशा डीएम बनना चाहते हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं आईपीएस बनूं। सारे सबके मन में ही सब चलता है कि मैं बड़े से बड़े पद पे जाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बेरोजगार हैं, आप छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप गार्ड का फॉर्म भरिए, लेकिन आप अगर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं कि आप फॉर्म भरें। बहुत अच्छा पद है, आप आइए, नौकरी करके देखिए। 2 महीना नौकरी करना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप रिज़ाइन करके चल जाना, कोई आपसे पूछने नहीं वाला है। और मेरे साथ थाने पे ही 1-2 लोग हैं जो पहले गार्ड रहे हैं, अब सिपाही हैं। तो सिपाही इसलिए वो बन पाए हैं क्योंकि उनको उनकी एज जा रही थी, उन्होंने गार्ड का फॉर्म भरा और 3 साल सर्विस पूरी करने के बाद वो सिपाही बन गए। उनको एज में छूट भी मिली है, कटाव में भी छूट मिली है। तो बड़ा अच्छा अवसर है आपको फॉर्म भरने का। अगर फॉर्म भरने के बाद रिटन होगा, रिटन के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर से मेरिट बनेगी, मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट होगी, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद जो है इसकी ट्रेनिंग जो है 90 दिन की होती है। अभी तक फ़िलहाल जो ट्रेनिंग हो रही थी वो लखनऊ में इनका जो होमगार्ड मुख्यालय है वहाँ पे होती थी, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार संख्या ज़्यादा है तो इस बार हो सकता है मंडल लेवल पे भी कराएं, मंडल लेवल पे भी ट्रेनिंग कराएं। 90 दिन की ट्रेनिंग होती है। 90 दिन की ट्रेनिंग में जो है वेपन हैंडलिंग होती है, रनिंग होती है, फिजिकल होते हैं, सारी चीज़ें जो एक सिपाही की ट्रेनिंग होती है लगभग वैसी ही, एक कम समय होता है ट्रेनिंग का, लेकिन वेपन वगैरह, वेपन हैंडलिंग वगैरह सब कराते हैं, फायरिंग भी कराते हैं। और प्रत्येक 2 या 3 वर्ष में, 3 वर्ष में इनकी ट्रेनिंग भी होती रहती है वेपन वगैरह की। प्रमोशन का इसमें एक बात है कि आप सर्विस, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप सीसी कंपनी कमांडर वगैरह इसमें से बन जाते हैं। जो आप नॉर्मल गार्ड भर्ती हुए तो आप कंपनी कमांडर भी बन सकते हैं, या डबल स्टार जो उनका बनता है, जो उनका फूल होता है, डबल स्टार भी होता है और 3 स्टार भी होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है बढ़िया पद है, आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और कुछ लगता है कि मैं शायद बता पाऊँ आपको, तो इसमें बड़ा मैंने ऊटपटांग चीज़ें बता दी हैं, मतलब बताने का एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बताया है। तो चलिए ठीक है, चीज़ें समझ में तो आई होंगी। और जो भी भाई तैयारी आप कर रहे हो, अगर छोटी मोटी भी तैयारी कर रहे हो वनडे एग्ज़ाम्स की, तो आप फॉर्म भरिए, आप फॉर्म भरिए। अगर आपको नौकरी समझ में ना आए, आप 2 महीने बाद रिज़ाइन कर देना, लेकिन आपको ये बढ़िया अवसर मिला है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत आसान सा पेपर आने वाला है, सिर्फ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद मतलब अगर मुझसे कोई कहे कि मैं तुमको 30,000 रुपये दूंगा, आप अपने थाने पे जाके 8 घंटे नौकरी करो, तो यार कोई दिक्कत नहीं, क्या करने में क्या बुराई है। आप 8 घंटे खेत में अगर काम कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे थाने पे जाके क्या करने में दिक्कत है। उसके साथ में आप आके अपने घर का भी काम निपटा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ ना कि कोई लोड नहीं है। कल थाने नहीं अगर जाना है, कल काम पे नहीं जाना है, फ़ोन करके बता दो सर मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फॉर्म मेरे हिसाब से तो भाई, अगर कोई आप तैयारी कर रहे हैं छोटे मोटे एग्ज़ाम्स की, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। आप नौकरी करके देखिए, या जो गार्ड आपके आसपास अभी फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही मिल लो ना, आपके जो नज़दीकी थाना हो वहाँ चले जाओ, 4-6 गार्ड से उनका फीडबैक लो, नौकरी का फीडबैक लो, ड्यूटी आवर्स समझो। अगर लगे आपको कि भरने लायक है तो आप भरो, नहीं तो मत भरना हो। तो मुझे तो लगता है कि ठीक ठाक नौकरी है। 30-32 हज़ार रुपये आपके थाना क्षेत्र में, आपके गांव घर में बैठ के मिल रहा है। 8 घंटे बस जाना है और कोई वहाँ फावड़ा नहीं चलाना है। आपको विभाग का ही काम करना है। विभाग का ही बहुत छोटा छोटा काम मिलता है, कोई बहुत बहुत बड़ा काम नहीं।
आप आइए, शाम को आइए, अपना 8 घंटे नौकरी करने के बाद जम के तैयारी करिए, आगे तैयारी करिए। जो ये थोड़ी है जहाँ शुरू किए वहीं पे स्टॉप हो जाए। लाइफ तो बदलती रहती है। हम भी कहीं कुछ कभी और थे, आज कहीं कुछ और हैं, आगे पता नहीं क्या होंगे। तो बेस्ट विशेस, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और अगर आप भरने का कहीं दिमाग में 1% भी दिमाग में कहीं चल रहा हो कि यार भर दें क्या, लेकिन लोकलाज से जो एक मतलब नज़रिया आप जो बना के रखे हैं, लोकलाज क्या है भाई, नौकरी करने में किसी कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, नौकरी है, नौकरी सबका पद है, सबका अलग अलग काम है, तो इसमें कोई बड़ी वैसी चीज़ नहीं, छिपाने वाला काम नहीं है। और बढ़िया पद है, छोटा बड़ा तो पद होता ही है, उसमें क्या है। आप अस्पताल में जो वार्ड बॉय का काम कर रहे हैं वो थोड़ी डॉक्टर का काम है, जो डॉक्टर का काम है वो थोड़ी वार्ड का काम है। मतलब सबका काम तो अलग है ना, तो सबका काम अलग है, सबका वेतन अलग है, उसमें कोई शर्म जैसी बात नहीं है। बढ़िया पद है, आप नौकरी करिए। और मैं कई बार ये चीज़ रिपीट कर दिया हूँ तो कई लोगों को इरिटेट भी हो रहा होगा कि ये वही चीज़ बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ कि आप फॉर्म भरिए। आप इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचने विचारने वाली बात नहीं है। कापी किताब आपके पास है, सिलेक्शन होने के बाद आप फिर से तैयारी करना, आप निकालना सीजीएल। लेकिन मैं इतना चाह रहा हूं कि अगर आप अभी बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उम्र जा रही है, तो चुपचाप बैठ के फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर देंगे, आपको यूपी पुलिस में आने का मौका भी मिल जाएगा, छूट भी मिलती है, आपको कट ऑफ भी वो डाउन जाती है। उसके साथ में आपके पास फैमिली का भी उतना प्रेशर नहीं रहेगा। आप 30-32 हज़ार रुपये आराम से कमा रहे हो तो आप आराम से बैठ के तैयारी भी कर सकते हैं। तो बड़ी चीजें हो गई हैं बोलने की, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहाँ तक बोला जाए, तो समझने वाली भी चीजें हैं। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और कुछ लगे कि मैं कुछ बता सकता हूँ इसके विषय में तो आप जरूर मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि वीडियो